आज हम मैनेजमेंट का मतलब ओसीएम का जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके आगे का पार्ट देख रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आगे हम देखेंगे थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट। दो इम्पोर्टेंट नाम और दो इम्पोर्टेंट थियोरीज इसके आगे है। दो इम्पोर्टेंट नाम, पहला नाम है हेनरी फेयोल का एंड दूसरा नाम है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, FW टेलर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हेनरी फेयोल इज known as father of modern management and FW Taylor is known as father of scientific management. Now let us see कि आगे क्या theories दी है उन्होंने। तो ये हमने देखा था मैनेजमेंट थिंकर्स सच एज FW टेलर, Elton Mayo, Henry Fayol, etc. have introduced the theories which are based on different approaches. Now let us see one by one किसका क्या अप्रोच था। तो पहला अप्रोच या फिर पहला थ्योरी हम देख रहे हैं हेनरी फेयोल का। अब हेनरी फेयोल कौन थे, कैसे थे, उनका थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पर दिया है, उसके थ्रू हम जाते हैं। यहाँ पर हेनरी फेयोल की पिक्चर दी है, ये हेनरी फेयोल है। He was born in 1841, was a French mining engineer who turned a leading industrialist and a successful manager. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैनेजमेंट के ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये कहीं भी ऐसे नहीं है कि वो ऐसी मतलब मन किया और लिख दिए। दे आर एक्सपीरियंस्ड, उस पर बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ है एंड फिर वो प्रिंसिपल्स रखे गए। तो हेनरी फेयोल ने जो भी अपने प्रिंसिपल्स रखे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और उन प्रिंसिपल्स को उन्होंने अपने लाइफ में, अपने वर्क में, अपने काम में अप्लाई किया एंड तब उन्होंने अपने बुक में इन प्रिंसिपल्स को लिखा। He started his career as a mining engineer in a French mining company and rose to the position of a chief managing director. After conducting many experiments and observations in organization, उसी कंपनी में, फ्रेंच माइनिंग कंपनी में, उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस मतलब रिसर्च वर्क वगैरह करके ही प्रपोज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने हैं? 14। तो एक एक करके 14 हमने पढ़ना है एंड सबको याद रखना है। तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स रखे उनकी बुक में, जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इनिशियली ये बुक फ्रेंच में लिखी गई थी, बाद में काफी सालों बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। Due to his contribution in development of managerial thoughts, he is called as father of modern management. Remember, Henry Fayol is known as father of modern management. He suggested 14 principles of management. These statements serve as a guideline for decision making and management actions. तो ये principles कैसे होते हैं, इनका importance क्या है, ये principles क्यों होते हैं, ये हमने पहले देख रखे हैं। तो ये 14 प्रिंसिपल्स का समरी हमें आगे दिया है, एक एक करके हम इन 14 प्रिंसिपल्स को समझेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स देखेंगे और बाद में एक एक करके ये 14 प्रिंसिपल्स को समझेंगे। सी नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आपको ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद रखने हैं विद देयर प्रॉपर नेम्स and with their numbers. First principle, principle of division of work. Second, principle of authority and responsibility. Third, principle of discipline. Fourth, principle of unity of command. Fifth, principle of unity of direction. Sixth, principle of subordination of individual interest to organizational interest. Seventh, principle of centralization. Eighth, principle of remuneration. Ninth, principle of scalar chain. 10th, principle of order. 11th, principle of equity. 12th, principle of stability of tenure. 13th, principle of initiative. And 14th, principle of esprit de corps, that is teamwork. तो एक एक करके हम ये 14 प्रिंसिपल्स पे नजर डालते हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया था वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू फेयोल, उनके मुताबिक हमने जो भी काम है उसको बांट देना चाहिए। जैसे कोई भी एक काम है तो उसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करेंगे तो वो काम और ज्यादा ढंग से होगा। जैसे कहीं अगर हम
घूमने का प्लान भी बनाते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो हर एक में एक एक जिम्मेदारी बांट बांट देते हैं कि अच्छा जिस फ्रेंड को जो आता है उसको एक जिम्मेदारी दे दिया कि तू खाने के बारे में देख लेना, तू ट्रैवल के अरेंजमेंट्स के बारे में देख लेना। तो जिसको जो काम अच्छे से आता है उसको वो काम बांट दिया, राइट। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। काम बांटने से क्या होगा, जिसको जो काम अच्छे से आता है उसके हाथ में अगर वो काम जाता है तो वो काम अच्छे से होगा, एंड ओवरऑल जो पूरा एक वर्क है जो डिवाइड किया गया है वो पूरा का पूरा वर्क भी बहुत अच्छे से होगा। जैसे आगे गणेश फेस्टिवल आएगा, तो गणेश फेस्टिवल में अगर टीम में हम काम कर रहे हैं तो हर एक के हाथ में एक जिम्मेदारी आती है। एक जना डेकोरेशन के बारे में सोचता है, एक जना आइडल के बारे में, मूर्ति के बारे में सोचेगा। तो जिसको जो काम अच्छे से आता है उसको वो काम दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग, अकाउंटिंग एंड मैनेजिंग। तो यहाँ पर हेनरी फेयोल ने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थी उनको डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रीज में ये 6 एक्टिविटीज होती है, क्या, टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजर। तो उन्होंने इन कामों को बांट दिया। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, वो अलग अलग टॉपिक्स में बटा हुआ है, तो जो टॉपिक जिसमें अच्छा है उसको उस टॉपिक के हेडिंग के अंदर रखा हुआ है। ऐसा नहीं किया कि पूरा का पूरा एक बुक नॉवेल के जैसे आपके हाथ में दे दिया, है ना। नॉवेल के जैसे आपके हाथ में पूरा का एक पूरा बुक दिया होता है तो पढ़ने में भी दिक्कत आती है और बोरिंग भी होता है। तो एक चैप्टर वाइज डिवाइड करके दिया कि हाँ ओवरऑल आपको पढ़ना सब कुछ है, बट अगर आप चैप्टर वाइज उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़े। तो वैसे ही ये पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि काम को बांटो। बांटो किस तरह से, जिसको जो काम आता है पहले तो काम का अलग अलग डिवीजन करो, और फिर वो डिवाइडेड काम जिसको जो काम अच्छे से आता है उसके हाथ में वो काम दे दो। इट इज असाइंड टू द एम्प्लॉइज एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। It helps in improving efficiency and expertise of employees, which ultimately turns into expected productivity. तो ultimately जो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बढ़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पहले प्रिंसिपल को फॉलो करता है ये दूसरा प्रिंसिपल, वो है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये अथॉरिटी क्या होता है, तो आपने जिसको जो काम करने के लिए दिया है, डिवीजन ऑफ वर्क में हमने देखा कि काम को डिवाइड करना है एंड अकॉर्डिंगली जिसको जो काम आता है उसको वो काम असाइन करना है। तो अथॉरिटी क्या है, जिसको अगर हमने वो काम असाइन किया है तो हम उसको वो काम को कंप्लीट करने का अथॉरिटी देते हैं, तो दैट इज अथॉरिटी। बट अथॉरिटी के साथ साथ हमेशा अगर अथॉरिटी जाता है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्विंस की जैसे ये एक साथ आते हैं। अगर अथॉरिटी आए तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा। तो जिसको हमने काम करने का अथॉरिटी दिया कि अच्छा तुम अकाउंट्स में अच्छे हो, तुम फाइनेंसेस में अच्छे हो, तुम सेल्स में अच्छे हो, तो अकॉर्डिंगली हमने काम को बांटकर जिनको जो काम आता है उनको वो काम दिया। तो साथ ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाता है कि उस काम को वो टाइम रहते एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करे। तो authority always comes with responsibility. If the manager is given the authority to complete a task, तो authority to complete the task within a given time अगर दिया है तो he is responsible if he does not complete the work in given time, right? तो जैसे अगर मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया है करने के लिए तो ये आपका अथॉरिटी है कि आप वो असाइनमेंट को पूरा करोगे, साथ ही साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाता है कि आप वो असाइनमेंट पूरा करके मुझे दोगे, राइट। तो ये है हमारा सेकंड प्रिंसिपल हेनरी फेयोल का, हेनरी फेयोल ने दिया हुआ प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन ये वर्ड हम जब से स्कूल में गए हैं बचपन से सीखते जा रहे हैं, स्कूल है कॉलेज है बचपन से सीख रहे हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या होता है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो। डिसिप्लिन, क्लास में ऐसे बैठो वैसे मत बैठो, इस टाइम पे आओ उस टाइम पे जाओ, तो ये डिसिप्लिन के अंदर आता है। तो वैसे ही वर्क प्लेस में भी डिसिप्लिन होता है। तो डिसिप्लिन यहाँ पर
बहुत एसेंशियल थिंग कहा गया है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट ओनली एम्प्लॉइज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है उसने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है। इट हेल्प्स टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसिप्लिन है तभी काम ढंग से होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिसिप्लिन फॉलो करना, जैसे रूल है कि हमारा जो वर्किंग आवर्स है वो मॉर्निंग 10 को स्टार्ट होता है, तो मॉर्निंग 10 से पहले ही या मॉर्निंग 10 तक सब एम्प्लॉयज ने वहां आ जाना चाहिए। तो ये डिसिप्लिन होता है ताकि सारे काम टाइम पे हो। एंड ये नहीं कि डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज को फॉलो करना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए इट इज observed by all. So यहाँ पर देखो, discipline should be observed at all levels of management. Everyone related to the organization. ऐसा नहीं कि रूल एक के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग, जो भी रूल्स है वो सबके लिए सेम होंगे। तो डिसिप्लिन सबने फॉलो करना है at all levels of management. Now यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसको एक लाइन में मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वन पर्सन वन बॉस। तो ब्रैकेट में आगे आप नोट्स बनाते हुए लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन पर्सन वन बॉस, वन मैन वन बॉस। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? अब सोचो, आप कहीं कुछ काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो आपको एक पर्सन कमांड कर रहा है, ठीक है, और एक पर्सन कमांड कर रहा है। चलो दूसरा एक एग्जांपल और लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप घर पे छोटे हो, सबसे छोटे हो, तो आपको मम्मी एक काम दे रही है, पापा एक काम दे रहे हैं, आपका बड़ा भैया और बड़ी बहन एक काम दे रहे हैं, तो तीनों मिलकर आपको कमांड कर रहे हैं, तीनों मिलकर आपको एक साथ काम दे रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली कोई भी काम कर पाओगे? इमेजिन आप कहीं एम्प्लॉय हो, आपके ऊपर तीन तीन बॉस है, तो आप बॉस ए की सुनोगे, बी की सुनोगे या सी की सुनोगे? तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि अगर एक पर्सन है तो एक पर्सन को गाइड करने वाला, एक पर्सन को ऑर्डर्स देने वाला, एक पर्सन को कमांड करने वाला एक ही पर्सन होना चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सी, लुक एट दिस डायग्राम जो बुक में दिया है। यहाँ पर देखो, ये रेड में जो दिए है वो सुपीरियर्स है, राइट। अब ये एक सुपीरियर है जो एक सबऑर्डिनेट को कमांड कर सकता है, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट। तो इंडिविजुअली हर एक सबऑर्डिनेट के पास एक ही सुपीरियर है जो उनको गाइड करे। बट गलत अप्रोच क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, ये सबऑर्डिनेट को ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये सबऑर्डिनेट को ये दोनों ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस तरह से एक एक को एक से ज्यादा अगर ऑर्डर्स दे या फिर एक से ज्यादा सुपीरियर्स हो, तो वहां पर काम ढंग से नहीं होगा। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। Each member of the organization should receive orders from one superior only. These principles help in managing conflicts and solving disputes among the people in the organization. वरना डिस्प्यूट होगा, ये बोलेगा मेरी सुनो, वो बोलेगा मेरी सुनो। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन। इवन जो सबॉर्डिनेट है उसके दिमाग में भी कंफ्यूजन नहीं हो, अरे मैं ये काम पहले करूं या ये काम पहले करूं, किसकी सुनूं मैं, किस किसकी सुनूं? तो वन पर्सन वन बॉस one subordinate, one superior is principle of unity of command. Extending the fourth principle का extended रूप है principle of unity of direction. तो जैसे मैंने कहा one person one superior, one subordinate one superior, यहाँ पर एक ग्रुप है तो एक ग्रुप को हेड करने वाला, एक ग्रुप को लीड करने वाला एक ही लीडर होना चाहिए। तो एक ग्रुप का ग्रुप लीडर, एक टीम का एक ही टीम लीडर होना चाहिए, मतलब पर्सन को गाइड करने वाला एक ही पर्सन होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फोर्थ प्रिंसिपल का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो एक ग्रुप में एक लीडर है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड है, तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काम ढंग से होगा, वरना हमेशा कंफ्यूज्ड एटमॉस्फेयर रहेगा। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो दोनों में फर्क क्या है?
प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहा गया है? वन सबऑर्डिनेट वन बॉस, वन सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या याद रखना है? वन ग्रुप वन प्लान वन हेड वन ऑर्गेनाइजेशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड एक प्लान एक ग्रुप में होना चाहिए। Go to principle number 6, principle of subordination of individual interest to organizational interest। अब ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों का गिव एंड टेक रिलेशन होता है। अगर लोगों का फायदा होगा, एम्प्लॉयज का फायदा होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हुआ तो लोगों का फायदा होगा। एंड उल्टा भी, अगर लोगों का नुकसान हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों का नुकसान होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिक्स प्रिंसिपल ये कहा गया है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो हर एक पर्सन ने, हर एक इंडिविजुअल ने अपने इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देना है, अपने फायदे से ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए देना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ही अपना फायदा है और ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ही अपना नुकसान है। ये ध्यान रखते हुए हर इंडिविजुअल ने ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस दैन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक पर्सन के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं कर सकते। While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of whole। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, एक सिंगल पर्सन के बारे में नहीं। For example, in every game, the players are always thinking about winning the match as a team rather than individual records। So, अगर हम टीम में खेल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए ही खेल रहा हूँ, एज ए टीम हम खेलेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्शन मैनेजर है जिसको रॉ मटेरियल का कोटेशन लेना है। उसको 3 जगह से कोटेशन मिलते हैं, एक ए से, दूसरा बी से, तीसरा सी से। ठीक है, चलो दो जगह से कोटेशन मिलते हैं, ए एंड बी से। तो ए जो है उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो रॉ मटेरियल है, उसका क्वालिटी अच्छा है, कॉस्ट भी कम है। बी जो है उसका क्वालिटी थोड़ा कम है, कॉस्ट ज्यादा है, बट जो बी है वो मैनेजर का अपना रिश्तेदार है। तो अब मैनेजर का डिसीजन क्या होना चाहिए? ए का कोटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए या बी का? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि ए का देखो, बी का अगर आप कोटेशन एक्सेप्ट करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान मतलब मैनेजर का नुकसान, मतलब एम्प्लॉयज का नुकसान। तो यही प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल नंबर 7 इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट क्या कहता है? यहाँ पर एक्चुअली दो कंसेप्ट आते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जो भी पावर्स है वो कुछ लोगों के हाथ में अगर हो तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। वही पावर्स अगर डिस्पर्स्ड है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के साइज नेचर के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन रखना है या डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ये डिपेंड करता है। So centralization is what? It refers to the concentration of powers and authorities. In some organization, this power is in the hands of few, and in some situation, it is given to many people. तो centralization, decentralization. अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो वो सेंट्रलाइज्ड ही होने चाहिए। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस डिसीजंस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फायदा या नुकसान डिपेंड करता है, तो इस तरह के डिसीजंस तो सेंट्रलाइज होने चाहिए। बट जो छोटे मोटे डिसीजंस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को फर्क नहीं पड़ता, जिससे ज्यादा फायदा नुकसान में फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे डिसीजन तो हम डिसेंट्रलाइज रख सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर, साइज, साइज कैसे? फॉर एग्जांपल अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर कुछ ही लोगों के हाथ में पावर्स देके नहीं चलेगा, वो कुछ ही लोग पूरे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते, तो वहां पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों है। गवर्नमेंट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दिए गए, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। कुछ पावर्स लोकल अथॉरिटीज के हाथ में दी है, तो ये भी क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस नेचर, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन रहेगा या डिसेंट्रलाइजेशन। There must be a proper balance between centralization and decentralization. This is to be done according to the size of the organization, nature, etc. तो जैसे मैंने आपको बताया, नेचर, साइज, एक्सेट्रा, ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कितना सेंट्रलाइजेशन करना है एंड कितना डिसेंट्रलाइजेशन। एथ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। अगर आपको याद है तो पिछले वीडियो में मैंने एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन में बताया था रेम्यूनरेशन का नाम, तो वो उसी से जुड़ा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन मतलब कि जो भी आपके एम्प्लॉयज है, जो भी आपके वर्कर्स है, उनको फाइनेंशियली सेटिस्फाइड रखो ताकि वो मन लगाकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। और फाइनेंशियली सेटिस्फाई करना मतलब उनको भर भर के बहुत ज्यादा पैसा देना, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अपना फायदा, अपने पैसे भी संभाल के रखना है। तो फाइनेंशियली सेटिस्फाइड होना मतलब क्या, करना मतलब क्या, कि जो जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं काम उससे ज्यादा करवा रहे हो, पैसा उसको कम दे रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो वो लॉन्ग स्पैन के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं रहेगा या फिर मन लगाकर काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम फेयर रेम्यूनरेशन की बात करेंगे। Appropriate remuneration to the staff or employees is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them for a long span of time within the organization. The fair remuneration affects on the productivity and efficiency level in total. The remuneration should be fixed by taking into consideration कि उसके एम्प्लॉय के स्किल्स क्या है, एक्सपर्टाइज क्या है, नॉलेज कितना है। नाइन्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो स्केलर चेन मतलब hierarchy of authority from top level to lower level for the purpose of communication। communication purpose के लिए फॉर एग्जांपल हायरार्की है कि ए बी को ए बी का हेड है, बी सी का हेड है, सी डी का हेड है। ए बी को ऑर्डर्स देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा। तो ये हायरार्की लेवल ऑफ अथॉरिटी जो है टॉप टू लोअर लेवल, फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इसको हम स्केलर चेन कहते हैं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है गैंग प्लैंक, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन ताकि टाइम बचे। अब स्केलर चेन यहाँ पर देखो, ए बी सी डी, फॉर एग्जांपल डी सी को कम्युनिकेट करता है, सी बी को कम्युनिकेट करता है, बी ए को कम्युनिकेट करता है, ए ई को कम्युनिकेट करता है, ई एफ को कम्युनिकेट करता है, फिर एफ जी को कम्युनिकेट करता है। तो इतना घुमा फिरा के जाने से बेटर है डी जी को बता दे। तो अगर एक लेवल पे है तो वही के वही अगर कम्युनिकेशन पॉसिबल है, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन या फिर गैंग प्लैंक। ये जो घुमा फिरा के आना है उसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। यहाँ पर जो ब्लू लाइंस जा रही है, ब्लू लाइन जा रही है वो है स्केलर चेन। एंड जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है एक लेवल के लोगों में, उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। सो दिस इज स्केलर चेन एंड दिस इज गैंग प्लैंक, दिस इज गैंग प्लैंक। ठीक है, तो इसमें क्या है, गैंग प्लैंक से क्या होता है कि अगर किसी कम्युनिकेशन की इमरजेंसी है तो इससे जल्द से जल्द कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है 10th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर 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 वाला ऑर्डर नहीं, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है हर चीज की अपनी एक जगह होती है और हर चीज को अपनी जगह पर होना चाहिए। तो ऑर्डर वाइज, जैसे अगर क्लासरूम है तो बोर्ड यहाँ पर होगा, बेंचेस यहाँ पर होंगे, माइक यहाँ पर होगा, स्क्रीन यहाँ पर होगी। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर एक चीज की अपनी जगह होती है। जैसे आप घर पे भी देख लो तो हर एक चीज, बेडरूम में बेड यहाँ पर होगा, अलमीरा यहाँ पर होगा, किचन में किचन प्लेटफॉर्म यहाँ पर होगा, रेफ्रिजरेटर यहाँ पर होगा। हर चीज की अपनी जगह होती है और हर चीज को अपनी जगह होना चाहिए। और चीज ही नहीं, नॉट ओनली चीज,
material things, human resources should be at right place at right time with maximum efficiency. ये principle of order का कहना है. तो human resources should be placed at right place, right job. Principle focuses on proper utilization of physical and human resources. ये 10वां principle है. आप ही सोचो कि अगर ये principle हम follow नहीं करते तो क्या होता है, mess up हो जाता है. मतलब कोई चीज का कोई ढंग नहीं. तो हर चीज को अगर हम ढंग से रखेंगे तो काम आसानी से होगा. 11th principle is principle of equity. Now what is principle of equity? कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, किसी के साथ पार्शियलिटी, किसी के साथ भेदभाव ना करें. मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स. While dividing the work, delegating the authorities, there should not be any discrimination between the employees. ये मेरा फेवरेट है, इसको मैं ज़्यादा काम दूंगा, इसको कम काम दूंगा, या फिर ये मेरे को पसंद नहीं है, इसको इसको बहुत मुश्किल वाले काम दूंगा, इस तरह के नहीं. तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जैसे रेम्यूनरेशन है, हर एक को अपने हिसाब से पैसा देना, वैसे इक्विटी है, सबको एक लेवल के अगर लोग हैं तो सबको एक तरह से ट्रीट करना. 12th principle is principle of stability of tenure. यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब ड्यूरेशन ऑफ वर्क कहा गया है. ड्यूरेशन ऑफ वर्क मतलब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर टेम्पररी जुड़ा है या फिर परमानेंट जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है. तो एक एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ, मैं ये आपको एग्जांपल देके पूछता हूँ कि सपोज इमेजिन करो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पर आप टेम्पररी हो, मतलब पता है आपको कि आप कभी भी निकाले जा सकते हो, आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो, टेम्पररी हो. तो उधर आप ज्यादा मन लगा के काम करोगे, या फिर एक कंपनी ऐसी है जहां पर आप परमानेंट हो, लाइफ टाइम हो, उधर आपको अचीवमेंट मिलने के बहुत चांसेस है, उधर आप ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हो, तो दूसरा वाला कंपनी को आप ज्यादा प्रेफर करोगे या पहला वाला? ऑब्वियसली दूसरा वाला, जहां पर आप परमानेंट हो, जहां पर आपका ड्यूरेशन 10 ईयर ज्यादा है. सो जॉब सिक्योरिटी का कंसेप्ट यहाँ पर आता है. एम्प्लॉयज के मन में अगर जॉब सिक्योरिटी के बारे में डाउट है तो वो मन लगाकर काम नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर बिलोंगिंगनेस का सेंस नहीं होगा. जैसे टेम्पररी वर्कर, अरे क्या है, मतलब कभी ना कभी इसको छोड़ के जाना ही है कंपनी को, क्यों मैं मन लगा के क्यों जी तोड़ के काम करूं. तो उससे उनका एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है. सी, at the time of recruitment of employees, management should assure them about the stability of tenure or job security. It plays very important role in creating sense of belongingness amongst the employees. Insecurity in job always affect the efficiency of employees. So stability of tenure is the 12th principle. Now, last two principles. Principle of initiative. Initiative मतलब अपने आप से खुद से मैनेजमेंट ने नए आइडियाज, नई सोच को प्रोत्साहित, एनकरेज, बढ़ावा देना चाहिए, इनोवेटिव चीजों को लाना चाहिए, नई चीजों को लाना चाहिए. तो ये इनिशिएशन. तो इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू वर्क इन अ इनोवेटिव वे, फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज, एनकरेज एम्प्लॉइज नया कुछ करें, हम कुछ और नया करके दिखाएं ताकि हम और आगे बढ़ सके. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. एंड लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट दे कॉर्प. तो ये जो लास्ट प्रिंसिपल है ये यूनिटी को दिखाता है. ये एक कहावत आपने बचपन से, ये इडियम आपने बचपन से सुना होगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, राइट. तो जब हम यूनाइटेडली काम करते हैं तो हम किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं. टीम वर्क, टीम स्पिरिट को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टारगेट को अचीव कर सकते हैं. ये 14 प्रिंसिपल उसी पर फोकस करता है. ये एम्फसाइजेस ऑन टीम वर्क, एक साथ काम करो, यूनिटी. यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, ये उसका घोष वाक्य है. एक्सपीरियंस दे कॉल मींस यूनियन इज स्ट्रेंथ. रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ऑर्गेनाइजेशन मतलब लोगों का ग्रुप होता है. तो यहाँ पर जब लोगों का ग्रुप है, सारे ह्यूमंस एक साथ, ह्यूमन बींग्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो सबका एक साथ काम करके टीम के जैसे काम करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड एम्प्लॉयज के लिए, दोनों के लिए फायदा होता है. Therefore, esprit de corps last but not the least principle है. So these are the 14 principles of Henry Fayol given by Henry Fayol. एक एक करके एक बार फिर से देख लेते हैं एंड रिवाइज करते हैं.
क्या प्रिंसिपल्स है? नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? काम को हिस्सों में बांटो, और हिस्सों में बांटने के बाद काम को ऐसे लोगों को दो, काम को बांटने के बाद जिसको जो काम अच्छे से आता है उसको वो काम देना। दूसरा इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम देने के बाद जिसको जो काम दिया है उसको वो काम करने का पूरा अथॉरिटी देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी के साथ ही आता है, अथॉरिटी के साथ हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, तो जिसको जो काम दिया है वो काम को पूरा करने का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स सबके लिए है और सबने वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। चौथा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वन पर्सन वन बॉस। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन ग्रुप वन प्लान वन लीडर। 6, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, अपने फायदे से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में सोचना। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर हमने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे कंसेप्ट देखे थे, मतलब पावर्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू या फिर डिस्पर्स्ड। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स वर्क एम्प्लॉयज को फेयर रेम्यूनरेशन देना। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, यहाँ पर हमने गैंग प्लैंक मतलब कम्युनिकेशन का चेन डिजाइन कैसे करना है ये देखा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हर चीज का अपनी जगह होती है, हर चीज को अपनी सही जगह पर रखना होना, हर पर्सन राइट पर्सन एट राइट जॉब, राइट थिंग्स एट राइट प्लेस, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, 11th प्रिंसिपल है जो कहता है कि हर एक को एक तरह से ट्रीट करो, किसी के साथ भेदभाव ना करो। 12th, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को काम पे रख रहे हो तो उनको जॉब सिक्योरिटी का अश्योरेंस दो। 13th, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज अगर इनोवेटिव, इनकी इनोवेटिव सोच को, नई सोच को बढ़ावा देना। एंड 14th, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट दे कॉर, और मतलब टीम वर्क, यहाँ पर यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो ये 14 प्रिंसिपल्स को आपने याद रखना है। आगे हम देखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल, फेडरिक विंसलर टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी की। अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि हेनरी फेयोल इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, वैसे ही एफ.डब्ल्यू. टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इनका मैनेजमेंट के लिए साइंटिफिक अप्रोच था। अब वो साइंटिफिक अप्रोच किस तरह का था ये हम देखते हैं। पहले उनके बारे में जान लेते हैं। ये है फेडरिक विंसलर टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर। He was an American who started his career as a machinist in Midway Steelworks, Philadelphia, and gradually, through his hard work and progress, rose to the position of chief engineer. He introduced his observations and experiments based on scientific data. Taylor's approach towards management is termed as scientific management. For this contribution, he is known as father of scientific management. एक्चुअली इनके जो भी थियोरीज है वो साइंटिफिक अप्रोच पे बेस्ड है। साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करो, रिजल्ट देखो, एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन, तो उसके हिसाब से ये साइंटिफिक अप्रोच है। This theory involves the application of scientific approach to decision making and solving at the same. So according to Taylor, problems should be solved by scientific techniques rather than rule of thumb. ये बहुत important difference है कि कोई भी प्रॉब्लम को साइंटिफिक नजरिए से देखो, साइंटिफिकली उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। रूल ऑफ थंब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अपने अंदाजे से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो अंदाज को छोड़कर हमें साइंटिफिक नजरिया यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर इज scientific management consists of knowing what you, that is management, what want men to do exactly, and seeing it that they do it in the best and the cheapest manner. तो सिंपल डेफिनेशन है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वो होता है जो मैनेजमेंट चाहती है कि जो लोग, जो एम्प्लॉयज, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो करे, एंड वो उन उन कामों को बेस्ट एंड चीपेस्ट तरीके से करे, चीपेस्ट एंड बेस्ट तरीके से करे। तो ऐसे में प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन हेडिंग्स के अंदर। तो पहला प्रिंसिपल अगर हम ले तो यहाँ पर है, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा, मीनिंग में देखा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।
तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमें उसको साइंटिफिक नजरिए से देखना है, ना कि रूल ऑफ थंब मेथड। अब रूल ऑफ थंब मेथड क्या है कि पर्सनल जजमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, लगता है नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम को साइंटिफिकली देखो, देखो ये ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वैसा हुआ तो ऐसा होगा, प्रोज एंड कॉन्स जानकर हमने डिसीजंस लेने चाहिए। तो रूल ऑफ थंब को हटाकर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नजरिया अपनाना चाहिए। नाउ व्हाट इज रूल ऑफ थंब? Rule of thumb decisions are based on personal judgments of the manager. Taylor insisted upon scientific method for every small work. This principle is concerned with selecting best way of performing a job after scientific analysis of that job and not by trial and error. तो कोई भी डिसीजन ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक, अच्छा ऐसा है तो ही ऐसा होगा, साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। रूल ऑफ थंब मेथड को हटा देना चाहिए। तो कोई भी काम करने का तरीका, तरीके बेस्ट तरीका ढूंढने के लिए हमने साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहिए, ना कि ट्रायल एंड एरर में। अच्छा ऐसा करके देखते देखो क्या आता है, वैसा नहीं करना चाहिए। हमने काम को साइंटिफिक साइंटिफिक अप्रोच से देखना चाहिए। second point is harmony not discord. हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, दोनों में तालमेल बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय नाराज है, मैनेजमेंट नाराज है, दोनों में खींचातानी चलती रह रही है, दोनों झगड़ते इन द सेंस कि एम्प्लॉयज अपनी अलग मांगे डाल रहे हैं, मैनेजमेंट अपना चला रहा है। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए, होगी तो दैट इज हार्मोनी। तो अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इट विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट में। थर्ड के टेलर इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन. This principle focuses on changing attitude of employees and management towards each other. जैसे सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट का एक्सटेंशन थर्ड पॉइंट हम कर सकते हैं कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज में तालमेल तो होना ही चाहिए, साथ में दोनों का एक दूसरे के लिए एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को जाने। इससे पहले भी हमने देखा, अगर मैनेजमेंट का फायदा होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है, तो एम्प्लॉयज का फायदा होगा, एम्प्लॉयज का फायदा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अगर ऐसा नजरिया रखे तो काम अच्छे से होगा। तो बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग द गोल। फोर्थ पॉइंट भी जाना पहचाना आपको लगेगा, कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट। रिमेंबर हेनरी फेयोल का 14th प्रिंसिपल, एस्पिरिट दे गॉड। तो वैसे ही cooperation not individualism. This principle emphasizes on mutual cooperation between workforce, that is employees and management. Due to cooperation, trust, team spirit, internal competition will turn into healthy working environment. एक दूसरे से नहीं लड़ना, साथ मिलकर हमें लड़ना है ताकि हम हमारे टारगेट्स को अचीव करें। तो ऐसे में मैनेजमेंट क्या कर सकता है कि जो भी उनके एम्प्लॉयज है उनका नजरिया समझने की कोशिश करे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करे, उनको भी देखे कि हाँ ये भी हमारे इंटीग्रल पार्ट है। साथ ही साथ एम्प्लॉयज को भी जानना चाहिए कि हम फालतू के स्ट्राइक्स पर ना जाए, अननेसेसरी केओस क्रिएट ना करे, डिसिप्लिन को फॉलो करे। तो ये कोऑपरेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे दोनों, अगर हम बात करें कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। तो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच में जैसे कोऑपरेशन, हार्मनी ये सब जरूरी है, वैसे ही दोनों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना भी जरूरी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिवाइडेड अमंग्स द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज इक्वली। तो ऐसा नहीं कि किसी भी काम को पूरा करने का जिम्मेदारी सिर्फ मैनेजमेंट का है, तो उतना ही जिम्मेदारी एम्प्लॉयज का भी है, और जितना एम्प्लॉयज का है उतना ही मैनेजमेंट का भी। एंड सिक्स्थ, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। हमें ऐसे एम्प्लॉयज को क्रिएट करना है, ऐसे उनको ट्रेन करना है, उनका ट्रेनिंग करना है, उनका डेवलपमेंट करना है, ताकि हम उनकी मैक्सिमम मैक्सिमम आउटपुट ले सके, उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी को हम पा सकें। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स whenever required. So these are 6 points under the scientific approach of F.W. Taylor.
अब हम देखेंगे कि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते वक्त हम कौन कौन से कौन कौन से टेक्निक्स को यूज करेंगे। तो ये टेक्निक्स है, ये तकनीकें हैं कि जिनको यूज करके हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला एक टेक्निक है, तो ये सारे टेक्निक साइंटिफिक है। पहला टेक्निक है वर्क स्टडी। तो जैसे पीछे जाके देखो, ये पहला वाला जो प्रिंसिपल था, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, कि डिसीजंस ये पर्सनल जजमेंट पे नहीं होने चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। तो ये ऐसी ही चीज़ों पर ये टेक्निक्स है। तो वर्क स्टडी कहता है कि काम करने का सही तरीका ढूंढना जरूरी है। ये काम करने का सही तरीका ढूंढने के लिए हमने साइंटिफिक अप्रोच यूज करना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन कौन से टेक्निक्स यूज कर सकते हैं वर्क स्टडी के लिए? बिफोर असाइनिंग द वर्क टू अवेलेबल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड Before assigning the work to the available workforce, proper work study should be done by management. अब वर्क स्टडी के लिए हम क्या कर सकते हैं? इट इज बेस्ड ऑन टेक्निक्स सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी। तो ये चार टेक्निक्स हम देख रहे हैं। तो पहला है टाइम स्टडी। तो व्हाट इज टाइम स्टडी? कि पहले ऑब्जर्व करो कि एक काम करने के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम को रिकॉर्ड करो, हर एम्प्लॉय वो काम करने के लिए कितना समय लेता है, फिर उस रिकॉर्ड्स के हिसाब से, उस डेटा के हिसाब से हम एक स्टैंडर्ड टाइम अलॉट कर सकते हैं कि इतने स्टैंडर्ड टाइम में काम हो जाना चाहिए। जैसे अगर आप एग्जांपल लो कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है या 80 मार्क्स का पेपर है, तो आपके लिए टाइम अलॉटेड होता है 3 आवर्स। तो ये ऐसे ही मन से किया कि नहीं 3 घंटा होगा या 2.5 घंटा होगा या 2 घंटा होगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए टाइम स्टडी किया गया है कि ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट के लिए, अच्छा 80 मार्क्स का पेपर है या 100 मार्क्स का पेपर है, उसके लिए इतना टाइम लगता है, तो उसके हिसाब से आपको वो टाइम अलॉट दिया जाता है कि ये स्टैंडर्ड टाइम है। तो उसी तरह से एम्प्लॉयज का टाइम स्टडी करके एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर काम उस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर पूरा हो। दूसरा है मेथड स्टडी। अंडर दिस, काम करने के लिए अलग अलग तरीके अगर है, तो उसमें से बेस्ट तरीके को ढूंढकर उस काम को किया जाना चाहिए। तो जैसे मैथमेटिक्स का अगर प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, और उसमें से बेस्ट एंड इजीएस्ट वे आप ढूंढते हो, तो वो हमने काम में भी यूज करनी है। So for best quality and cost effectiveness, identifying the best method of doing a particular job is important, but a challenging task for management. It reduces the wastage of time, etc. तो मेथड स्टडी हो गया। उसके बाद आता है मोशन स्टडी। मोशन मतलब कि ये स्टडी करो कि जो मोशन है, इंसानों का मोशन हो या फिर मशीन्स का मोशन हो, अननेसेसरी मोशन को हम हमारे काम में से किस तरह से हटा दे, वो स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। The study of required motion means movement of an employee as well as machine while completing a particular task. It is helpful in eliminating unnecessary motions and finding the best method of doing a particular job. तो फालतू चीजें को हटाकर टू द पॉइंट हम कैसे आए, उस तरह के स्टडी को हम बोलेंगे मोशन स्टडी। नेक्स्ट होता है फटीग स्टडी। ये आपके लिए बहुत फेवरेट होगा। जैसे अगर मेरा लेक्चर चल रहा है, तो आप आधे घंटे में, पौने घंटे में बोलोगे सर बस हो गया, अभी थोड़ा ब्रेक दे दो, या फिर सर आज के लिए बस। तो फटीग मतलब क्या? जब आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, तो सर्टन काम इतने कंटिन्यूसली आप नहीं कर सकते, आपको थोड़े थोड़े ब्रेक की जरूरत होती है। तो उसको स्टडी करना कि कितना स्टैंडर्ड टाइम में, इतने में कितने ब्रेक्स देने चाहिए, तो उसका स्टडी इज फटीग स्टडी। So generally long working hours without scientific breaks, target pressure, heavy working tools and poor working condition result into physical and mental stress. तो ये स्टडी करना है फटीग स्टडी। तो ये था वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में हमने देखा टाइम, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट में बेस्ट मेथड्स, बेस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारा वेस्टेज कम कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, लोगों का मेहनत कम कर सकते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट है टेक्निक का।
थर्ड इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग. It emphasized the need of fixing a fair day's work. Fair day's work मतलब अच्छा एक दिन में इतना काम होना चाहिए. It is important to prevent the employees from doing work much below their capacity. अगर किसी एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड कैपेसिटी हमने डिसाइड किया है तो वो उससे कम काम ना करे. तो ये होता है साइंटिफिक टास्क सेटिंग. फोर्थ मेथड इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. तो यहाँ पर हर चीज साइंटिफिक है. आप देखोगे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते वक्त नेपोटिज्म फेवरेटिज्म का इस्तेमाल ना करते हुए सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब के हिसाब से होना चाहिए. उसके लिए प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए एंड तभी किसी एम्प्लॉय को आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम पे रखना चाहिए. तो उसके लिए काफी सारे साइंटिफिक मेथड्स आजकल यूज होते हैं जैसे इंटरव्यू, आईक्यू टेस्ट, ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यू, ये बहुत सारी चीजें होती हैं. Fifth is functional organization. In this concept, Taylor planning separated from implementation. प्लानिंग अलग है, इम्प्लीमेंटेशन अलग है. प्लानिंग अलग लोग करे, इम्प्लीमेंटेशन अलग लोग करे, ये ऐसा टेलर का कहना है. प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल, एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल. Thus, every worker will be supervised by two different set of supervisors. उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कंपनी के लिए 8 फोरमैन मतलब सुपरवाइजर्स कंट्रोल रखे हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन के. प्लानिंग अलग है, प्लानिंग के 4 अलग है, इम्प्लीमेंटेशन के 4 अलग है. ये इतना याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लेते हैं. रूट क्लर्क tells how work moves from one machine to another. Instruction clerk record instruction to complete the work. Time and cost clerk determines time in which work should be completed and workout cost. Discipline ensures the workers are working as per factory rules. Implementation level पे गैंग बॉस होता है जो एक्चुअल काम करवाता है. स्पीड बॉस जो काम को स्पेसिफाइड टाइम में करवाता है. रिपेयर बॉस जो सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस को हैंडल करता है. इंस्पेक्टर ensure that the work is done as per the scientific specified standard. And last is differential piece rate wage plan. ये आगे जाके आगे के लेवल्स में आप और डिटेल्स में पढ़ने वाले हो. अब डिफरेंशियल पीस रेट की वजह से टेलर को काफी क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा था. टेलर के हिसाब से टेलर ने कहा था कि डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम होना चाहिए. पीस वेज रेट सिस्टम क्या? पीस मतलब नंबर ऑफ आउटपुट्स, वेजेस मतलब क्या कि एक पीस बनाने का इतना, तो वेज सिस्टम होता है. तो उनके मुताबिक अगर कोई स्टैंडर्ड से ज्यादा आउटपुट देता है वर्कर तो उसे ज्यादा पे करो. तो हाई रेट्स आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉइज हु कंप्लीट द वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी. एंड अदर हैंड इफ द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इज बिलो द स्टैंडर्ड ही शुड बी गिवन लोअर वेजेस. तो इसकी वजह से उनको क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा था. बट ये भी ठीक है कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता था कि अच्छा अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा पे मिलेगा. तो ये 6 मेथड्स, 6 तरीके यूज करके, 6 टेक्निक्स को यूज करके हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये 2 थियरीज हमने पढ़ी, हेनरी फेयोल की एंड एफडब्ल्यू टेलर की. तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है. तो इस चैप्टर में हमने प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिर फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स हमने देखे, एफडब्ल्यू टेलर के 6 प्रिंसिपल्स एंड 6 टेक्निक्स हमने देखे. तो यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म होता है. मैं चाहता हूँ आप ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को गो थ्रू करें एंड एक प्रॉपर बुक मेंटेन करके उसमें सारे नोट्स बनाएं. चाहो तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी लिखो उसमें ताकि लिखने का प्रैक्टिस हो. एक चीज हमेशा याद रखना, अपने हाथ से लिखी हुई चीज या फिर जो प्रिंटेड चीजें हैं उसमें से अपने हाथ से लिखी हुई चीज ज्यादा ध्यान में आती है, ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि वहां पर हम हार्ट, ब्रेन एंड हैंड तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं. ओके, थैंक यू.